आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जबकि इसके जो पहले जो भी वीडियो बने हुए हैं उसमें सब सेक्वेंस क्रमशः बनाया हुआ गया है। और सबसे पहले वाले वीडियो में पास्ट टेंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चाएं हो चुकी हैं, जो कि इसमें नहीं करने वाले हैं। इसमें हम डायरेक्ट पहुंचेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो सबसे पहले करने वाले हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोडक्शन क्या है, ये सबसे पहले चर्चा होगी, क्योंकि बिना पहचान के तो निश्चित रूप से हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है, कैसे है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट टेंस में सबसे पहला प्रकार है। और सबसे पहले प्रकार में लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझ ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पहचान। तो पहचान में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में या कामा ई कामा ये तथा तथा ताथा कामा पीथी कामा ते थे आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोडक्शन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोडक्शन है जब हिंदी वाक्य के अंत में या क्या मिलने वाला है, या मिल जाए, या तो फिर ये मिल जाए, या तो फिर ये मिल जाए, या ये मिल सकता है। या तो फिर अगर वो नहीं मिलता है तो आ जाएगा ता था, या फिर आ सकता है ती थी, या तो फिर आ सकता है ते थी। इनके अलावा यदि कुछ आ रहा है तो निश्चित रूप से वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। अब इसको और डीपली में समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के सहारे से समझेंगे। जैसे जैसे आपको एक हिंदी वाक्य मिल जाए और उसमें लिखा हो कि मोहन विद्यालय गया। जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट में क्या आया, या। मोहन विद्यालय गया, ये एक हिंदी सेंटेंस है, और एक हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब हम पहुंच के देख रहे हैं तो वहां आ रहा है या, जो कि सबसे पहले आपको बताया गया पहचान में कि या ये। इस तरीके से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर मोहन के स्थान पे कोई स्त्री का बोध होगा, जैसे हो जाए कि सीता, सीता विद्यालय, यहाँ क्या आ जाएगा, गई। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, ई देख रहे हैं। तो जैसे या आया था ठीक उसी प्रकार से क्या आया, ई। या फिर हो सकता है वे फूल तोड़े। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अड़ा आया हुआ है, उस पे एक ही मात्रा है, तो इस तोड़े को हम यही समझेंगे कि यहाँ ये का भाव आ रहा है। वे फूल तोड़े, तो तोड़े का मीन्स ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो भाव आ रहा है, जो हिंदी सेंस आ रहा है, वो क्या हो रहा है, ये। तो इसको हम पहचानेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
क्योंकि अंत में ये आया है। तो आपको बताया गया कि जब हिंदी वाक्य के अंत में या ये ऐसे कुछ आ जाता है तो वो क्या माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड में ये बताया गया कि ता था ती थी ते थे, ये आएगा, ये भी वही माना जाएगा। जैसे वह गीत गाता था, तो लास्ट में क्या आया, ता था। तो ता था से ही मुझे पहचानना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर आगे है ती थी, तो यहाँ वह गीत गाती थी, तो लास्ट में क्या आ गया, ती थी। तो वह गीत गाता था, वह से पुरुष का बोध हुआ जिसकी वजह से यहाँ ता था आया था। अब ये वह जो है स्त्री का संबोधन कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, ती थी। अब दूसरा भी हो सकता है, वे गीत गाते थे, तो लास्ट में हमको मिल क्या रहा है, ते थे। तो निश्चित रूप से इस तरीके से हमें इसकी पहचान कर लेनी है कि ये जो सेंटेंस है ये किसी और टेंस से नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंस के अंत में आया हुआ है या ये। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में आ जाए या ये और ता था ती थी ते थे, तो ऐसे सेंटेंस को हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समाप्त हो चुकी है। पहचान कर पाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको माइंड सेट करना है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में या ये आदि शब्द आए तो वे क्या माने जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो कंफ्यूजन की बात है थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे या और ये बताया गया ये सब आ जाएं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। किंतु इसके बाद अगर है आ जाता है, जैसे इस प्रकार से वह स्कूल गया है, तो अब आप समझिए यहाँ या है और यहाँ है, तो ये पूरा कहा जाएगा या है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ लास्ट में सिर्फ हमने चर्चा किया कि या ये ही आएगा तो हम मानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसके बाद कुछ और आ जाता है आ जाता है ना आके था आ जाता है, तो भी हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझेंगे, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आना है या है और था की बात नहीं हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। और जैसे जाता था वो क्लियर है, अगर ता था आ गया तो पास्ट रिपीट है, ती थी आ गया पास्ट इंडेफिनिट है, ते थे आ गए पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी या ये में कंफ्यूजन है कि हमें सिर्फ देखना क्या है कि ये अकेला या आना चाहिए, ये आना चाहिए और ये आने चाहिए। इसके बाद अगर कुछ शब्द कोई आ जाता है तो आप कंफर्म होइए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ताकि इसके बाद ना तो है की चर्चा हुई ना तो थे की। अगर ऐसा कुछ आता है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर लेंगे। नहीं तो पता चला कभी आया कि वह विद्यालय गया है और आप जल्दबाजी में ये गलती कर बैठे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होता है डिड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको कहा जाता है डिड, DID। अब जब हेल्पिंग वर्ब की संख्या एक है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हुआ या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हुआ, दोनों कंडीशन में हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं।
अभी तक सभी टेंस में 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आता था, तो उसके 2 अलग अलग कंडीशन बताए जाते थे कि एक कंडीशन ये है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, फिर उसमें उसका प्रयोग होगा, लेकिन इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है डिड। तो हम नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या होगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? डिड का। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आए या फिर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आए, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें आसान है, सरल है कि ये नहीं देखना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा तो दूसरा यूज किया जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज किया जाएगा। ये आपका कंफर्म होता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है या हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे अनुवाद करते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डच का प्रयोग बताया गया, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डच का यूज नहीं होता था। सेम कंडीशन यहां भी है पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी। यहां हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन समझ पा रहे हैं ना, अनुवाद के नियम कैसे करना है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम एक नोट पढ़ेंगे। नोट में ये होगा कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा नोट नंबर फर्स्ट रहा। तो फिर करते क्या है वो देखना है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के
साथ अनुवाद करते समय सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। ये बात कंफर्म हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट करके बताया गया, एकदम अलग कर दिया गया है बिल्कुल खुली किताब की तरह। जब मैंने नोट में बताया कि सकारात्मक वाक्यों, सकारात्मक वाक्य का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, इतना आप जान रहे हैं। सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, जब इसका हम अनुवाद करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, तो ऐसे समय में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक कंडीशन ये बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताया गया तो उसमें यह बताया गया कि डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। उस कंडीशन में बताया गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर है तो मेन वर्ब में यस और यस ऐड ऑन करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर है तो उसमें यस और यस ऐड ऑन नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर करते क्या है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, चाहे कर्ता एक वचन हो या फिर कर्ता बहुवचन हो, दोनों कंडीशन में। इसमें कर्ता वचन के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक वचन आए या बहुवचन आए, दोनों के साथ, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता दोनों के साथ अनुवाद करते समय हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते समय सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सेकेंड तो ये हो गया। आपको बताया गया कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। किया क्या जाता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ। ये नहीं कि एक वचन या बहुवचन कोई एक, ऐसा नहीं, दोनों के साथ अनुवाद करते समय सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। जैसा कि आपको बताया गया, आप जानते भी हैं कि क्रियाएं तीन रूपों पाई जाती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो वैसे तो उसके फॉर्म देयर आर 5 टाइप्स, बट अभी आप यहाँ 3 ही पढ़ेंगे। तो बताया गया कि सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, दूसरा रूप लिखा जाता है, और सारी चीजें आपको रूल ऑफ ट्रांसलेशन में बताई जाएंगी कि सब्जेक्ट होगा क्या होगा कैसे। ये नोट बहुत आवश्यक है, और ये अगर माइंडसेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में आपको ये पता चला कि हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा और सारी चीजें पहले जैसे ही रहेंगी। इसमें नया वही आने वाला है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर अदर वर्ड है। ये बातें आई समझ में। अब आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा सा रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, सबसे छोटा यही है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने का मतलब है, जैसे अगर बताया जाए कि वह गीत गाया, अब यहाँ क्या मिला, या। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, या ये अगर ऐसे कोई वाक्य मिल जाते हैं इसके अंत में या ये ई आ जाता है तो वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और ये है सकारात्मक वाक्य, क्योंकि ना तो इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, ना तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले मुझे ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, गीत कौन गाया, वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही
ठीक, अब डिड का यूज तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वह क्या करता है? गाता है। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाता है सैंग, SANG। तो ही सैंग, क्या गा रहा है? गीत। सैंग अ सॉन्ग। बातें आ रही समझ में? अब आप देख पा रहे हैं कि एकदम सरल चीजें हैं। ही सैंग अ सॉन्ग, वह गीत गाया। वे पुस्तक पढ़ते थे। वे पुस्तक पढ़ते थे। तो लास्ट में क्या मिला? थे। देख पा रहे हैं? तो आपको बताया गया कि हिंदी वाक्य में या तो या ये ई आ जाए, या तो ता था ती थी थे आ जाए। तो दोनों कंडीशन में हम उसको समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जो कि हो जाएगा दे। फिर वर्ब है पढ़ना, रीड। रीड का सेकंड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग वही होती है READ, प्रोनाउंसिएट चेंज हो जाता है। दे रेड, पढ़ते क्या हैं? पुस्तक। दे रेड दी बुक। ये बातें क्लियर हुई? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड का यूज नहीं होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और वह सेकंड फॉर्म सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए उसके भी साथ यूज हो सकता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए उसके साथ भी यूज हो सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं दिख पा रही हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले ढूंढ लेना है सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट मिल जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब के जो फॉर्म है वो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा। अगर आप उसको याद कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो दोनों की जरूरत, तीनों की जरूरत पड़ती रहेगी। जब आप परफेक्ट टेंस करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, तो निश्चित रूप से उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। 12 टेंस में जितना आपका बताया गया, वो 12 टेंस में यही एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। बाकी वर्ब का सेकंड फॉर्म और कहीं लगता नहीं है। ये भी आप कंफर्म रहिए कि कहीं सेकंड फॉर्म लगना ही नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका यूज होगा। उसका यूज होगा। अब उसका यूज होगा तो वर्ब की क्या कंडीशन बनेगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहां हम हेडिंग मेंटेन कर दें, नेगेटिव सेंटेंस, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट, और इसके बाद डिड, और इसके बाद नॉट। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम डिड का यूज करेंगे, जब डिड नॉट आ जाएगा, तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है हमारे दिमाग में वो चलता रहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लगा देना है। तो डिड नॉट के साथ भी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ये नहीं करना है। बहुत केयरफुल होके ये देख लेना है, अगर निगेटिव सेंटेंस आया है, अगर मैं डिड नॉट का यूज कर रहा हूं सेंटेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इसके लिए आपको केयरफुल होना है। फिर यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर प्लस करेंगे क्या? अदर वर्ड्स, बाकी कुछ नहीं। जैसे सीता बगीचे में नहीं टहली। ठीक, अब वाक्य के अंत में आया हुआ है ली, तो ली तो बताया ही नहीं गया है। अब आप सोचेंगे किसी पहचान में ली बताया ही नहीं गया। ली नहीं बताया गया, बट ली का जो सेंस आ रहा है वो सेंस आ रहा है ई से, या पे बड़ी एक मात्रा। तो हम इसको क्या समझेंगे? या ई ये क्या हो गया? ई। तो हमें ये कंफर्म होना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है।
अगर होता है टहला तो हो जाता है या, ये है टहली इसलिए हो गया ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें सीता, तो यहां हम लिख देंगे सीता। अब डिड है, यहां लिखो डिड। नॉट है तो यहां लिखना है नॉट। क्लियर? वर्ब ढूंढना है तो सीता के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, टहलने का, तो यहां हम लिख सकते हैं वॉक। वॉक, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वॉक ही होगा, ना कि वॉक्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां टहल रही है, तो बताया गया इन द गार्डन। इन द गार्डन का मतलब बगीचे में। कोई दिक्कत? सीता डिड नॉट वॉक इन द गार्डन। तो सारी चीजें पहले जैसे ही है, सब्जेक्ट तो हम पहले से ही देख रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो है तो पहले से आ रहा है। जो मेरा स्पेसिफिक इसमें आया हुआ है वो है डिड, और डिड के साथ नॉट। तो डिड है, डिड के साथ नॉट है। तो जब हम डिड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और जब डिड का यूज नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अब बातें ये आती हैं कि डिड का यूज हम सिर्फ एक कंडीशन में नहीं करेंगे, जब हमारा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जब डिड का यूज होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। तो अब चलते हैं आपको लेकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब वहां देखते हैं क्या कुछ करामात होने वाला है। ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, जो कुछ है ऐसे ही चलता रहेगा। क्रम का अंतर, क्रम का अंतर होगा, बाकी सब ऐसे ही है। तो यहां क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और प्लस सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका है क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां हम क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, क्या माली फूल तोड़ा, यहां होगा क्वेश्चन मार्क। फिर से आ गया डा, तो डा से क्या होगा, या मानेंगे हम, यहाँ पे भाव या का आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिड, डिड द गार्डनर। क्लियर? डिड द गार्डनर। मालिक कार्य क्या कर रहा है, तोड़ने का, यहाँ हो जाएगा प्लक। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ डिड का यूज ऑलरेडी हुआ है। यदि नहीं हुआ होता तो हम कर देते प्लक्ड, जो कि प्लक है। और तोड़ कहाँ रहा है, इन द गार्डन, GARDEN। यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क। ये आपका तैयार हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें पहले जैसे ही हैं, बस क्रमों का अंतर हुआ है। पहले सब्जेक्ट होता था, अब सहायक क्रिया पहले आ गई और कर्ता बाद में हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सहायक क्रिया का यूज होता है, सहायक क्रिया का चुनाव होता है, सहायक क्रिया लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाया जाता है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे सहायक क्रिया, जबकि डिड में कुछ ऐसा मैटर है नहीं, क्योंकि डिड अकेला है। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देने से ही जो हमारा
सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बदल जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव यहां मेंटेन कर दें निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? तो डिड आ गया और डिड के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां होना है जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, बीच में नकारात्मक शब्द आया हुआ है और लास्ट में पहचान के लिए इतना ही काफी है, ता था। तो ता था, ती थी, ते थे, या ये क्या हो गए, ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ सबसे पहले किसका यूज होना है, डिड। तो यहाँ हम यूज करेंगे डिड। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, पूरे वाक्य में सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ हो जाएगा आई। क्लियर? डिड आई। फिर क्या है, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं क्या करता था, जाता था, यहाँ हो जाएगा गो। कहाँ जाता था, गो टू स्कूल, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता था। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी समाप्त होता है। ये जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, ये फार्मूला अगर आप याद करते हैं या आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आप किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, जब आप बैठिए याद करने, याद किया नहीं जाता है, चीजों को सोचा करिए कि जैसे आप शांति से बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो दिमाग में थोड़ा चिंतन करिए। देखिए चिंता नहीं ठीक है, चिंतन ठीक है। जब आप चिंतन करेंगे तो आप ऐसे 2 मिनट के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में इंट्रोडक्शन क्या है, या यही है, फिर दिमाग में से सोचिए, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, पता चला डिड आ गया, ओ ठीक डिड आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऐसे ही करके पता चला कोई चीज नहीं इसमें आ रही, कुछ कंफ्यूजन में आ रहा है या कुछ स्किप होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किप हो रहा है, तो आप फटाक से जो नोट्स वगैरह बनाए हैं नोट्स को खोलिए, क्लियर हो गया, फिर से चिंतन स्टार्ट करिए। तो चीजें ऐसे में ज्यादा क्लियर होती जब उसको हम बार बार दिमाग में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं, बाकी आप रट्टा मारेंगे तो निश्चित रूप से उतनी सफलताएं नहीं मिलनी है। तो चिंतन आराम से करिए और ऐसे में हमें लगता है 12 टेंस का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में होके तैयार होगा। ठीक, तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाइए। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट में, जिसको कहा जाता है WH टाइप सेंटेंस। तो WH टाइप सेंटेंस में क्या होना है ये आपको पता है, यदि आप पिछली सारी वीडियोस देखे होंगे। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, बाकी सारी चीजें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। तो सबसे पहले WH टाइप सेंटेंस, ठीक, WH टाइप सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड और इसके बाद आना है क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो इसमें बदल ही क्या रहा है, बदल रहा है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढ के लिख देना है। बाकी इंट्रोगेटिव अगर इसको हम इसे हटा देते हैं, बाई काट कर दे, डिड सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है बहुत सरल। जैसे यहां आ जाए कि मोहन फल
क्यों खाया क्वेश्चन मार्क। ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस जो है वो यहां दे रहा है या का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। टेंस तो क्लियर हो गया, सेंटेंस क्लियर किया जाए, यहाँ आ गया है क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो हम उसे कहते हैं WH टाइप। जब वाक्य के पहले आ जाता है, जैसे क्या मोहन फल खाया, तो हो जाता है यस नो टाइप। तो ऐसे में इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे जो कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ हो गया व्हाई, फिर डिड है, यहाँ आप लिखेंगे डिड। सब्जेक्ट है मोहन, तो क्या लिख दिया गया मोहन। फिर क्या है वर्ब, इन्होंने क्या किया ईट खाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट। क्या खाया फल, ईट द फ्रूट, FRUIT, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इस तरीके से आपका WH टाइप सेंटेंस जो है रेडी हो गया। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना पड़े तो बताया गया कि जो मोहन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देने से बन जाता है, जैसे व्हाई, व्हाई के बाद डिड और डिड के बाद मोहन। यही आपको ऐड ऑन करना है नॉट, बाकी सब वही ईट द फ्रूट, FRUIT, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसी पे समाप्त होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस अगर आपको मिला तो निश्चित रूप से आप बना कितना सकते हैं 6। तो 6 जो है आपको बता दिया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही आप पढ़ेंगे, बाकी जो पास्ट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आएगा, जो परफेक्ट आएगा, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होगी पास्ट परफेक्ट की। उसमें सेकेंड टाइप ट्रांसलेशन जो होता है दूसरे प्रकार का, वो आप समझिए बहुत ही मजेदार तरीके से बताया जाएगा। बहुत से लोग उसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आज इतना पढ़ें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।